हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह आप सभी लोगों का कोल स्टडी यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने हमारे पिछले वीडियोस को कम्प्लीटली देखा होगा और उनके बारे में जो बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में हमने क्लियर आपको बताया था वो कम्प्लीटली आपने सीखा होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए इसी बात पर चर्चाएं कर लेते हैं। कंप्यूटर के भाग, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, 3 पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला इनपुट डिवाइस यानी कि निवेश इकाई, सेकंड आउटपुट डिवाइस निर्गम इकाई, तीसरा होता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय संसाधन इकाई के नाम से जानते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में कुछ बातें हम अच्छे से जान लेते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं कंप्यूटर के वे सभी हार्डवेयर भाग जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, उसे निवेश इकाई के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज होती हैं, 1 से लेके 9 और 0 न्यूमेरिकल कीज, अल्फाबेटिकल कीज ऐसे Z तक। तो इस तरह की कीज होती हैं और कंप्लीटली जो है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। सेकंड जो होता है माउस। माउस में जो 3 बटन होते हैं, व्हील बटन, लेफ्ट और राइट। इसी के बाद में इनपुट में बात कर लेता हूँ माइक, जो आवाज रिकॉर्ड करने के काम आता है या माइक बोलने के काम आता है। उस माइक को हम इनपुट डिवाइस में लेते हैं। लाइट पेन इनपुट डिवाइस में आता है। कैमरा, टच पैड, जॉयस्टिक एटसेट्रा, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। सेकंड नंबर पे जो आता है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के वे सभी हार्डवेयर भाग जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम निर्गम इकाई के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल फॉर प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, एलईडी, प्रोजेक्टर एटसेट्रा, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से डेटा के आउटपुट को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तीसरा जो पार्ट कंप्यूटर का आता है, सबसे मेन पार्ट सीपीयू, जिसका हम फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों पर नियंत्रण तथा प्रोसेसिंग करने वाली युक्ति को सीपीयू के नाम से जाना जाता है। यह एक डिब्बानुमा आकृति का होता है जिसमें मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, SMPS आदि लगे होते हैं। इसमें एक पावर बटन भी होता है जिसका कार्य कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है तथा दूसरा बटन होता है जो रिस्टार्ट का होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के सीपीयू के भी कितने भाग होते हैं। तो 3 पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला सीयू कंट्रोल यूनिट, दूसरा एमयू मेमोरी यूनिट, तीसरा एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो सबसे पहला जो है सीयू कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंप्यूटर को जिस युक्ति से सीपीयू के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसे हम सीयू के नाम से जानते हैं। कंट्रोल यूनिट यह इकाई कंप्यूटर में होने वाले कार्य पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको नियंत्रण इकाई के नाम से जाना जाता है। एमयू जो होती है, एमयू का मैं परिचय आपको बता देता हूँ। मेमोरी यूनिट यह इकाई कंप्यूटर में डाटा सेव करने के काम आती है। यह इकाई जिस कंप्यूटर में नहीं होती है उस कंप्यूटर को चलाना असंभव होता है। इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉन्ग, पिक्चर, वीडियोस
आदि डाल सकते हैं। इसको स्मृति इकाई के नाम से भी जाना जाता है। यह इकाई दो प्रकार की होती है। जिस प्रकार समय को मापने के लिए सेकंड, आवाज को मापने के लिए डेसिबल, दूरी को मापने के लिए मिलीमीटर और वजन को नापने के लिए ग्राम जैसे मात्रक हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर की दुनिया में स्टोरेज क्षमता को नापने के लिए भी मात्रकों का निर्धारण किया गया है। इसे कंप्यूटर मेमोरी में इकाई या यूनिट कहते हैं। जैसे कंप्यूटर की मेमोरीज को मापने के लिए जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, कंप्लीटली मैं इसके सारी इकाइयों के बारे में दिखा दूंगा आपको, और आपको एक एक करके मैं बता भी रहा हूँ। बिट, बाइनरी डिजिट, ये 0 एंड 1, तो 1 बिट बराबर 4 बिट बराबर 1 निब्बल और बाइट। उसके बाद जो बड़ी यूनिट होती है बाइट, तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। किलोबाइट, केबी, ये हमारी चौथे नंबर की यूनिट आती है जिसे हम केबी में नापते हैं। तो 1 केबी इक्वल देन 1024 बी। ठीक है, 1024 बी बराबर मेगाबाइट यानी एमबी। तो 1 एमबी बराबर 1024 केबी, और एमबी के बाद जो बड़ी यूनिट आती है जीबी, तो 1 जीबी बराबर 1024 एमबी। उसके बाद में जो हमारी यूनिट आती है जीबी से बड़ी टीबी होती है, जिसे हम टेराबाइट कहते हैं। 1 टेराबाइट बराबर 1024 जीबी, जो हमारा पैक आता है मोबाइल में। उसके बाद में जीबी, टीबी के बाद में पेटाबाइट, पीबी। 1 जीबी बराबर 1024, 1 पीबी बराबर 1024 टीबी। एक्साबाइट, ईबी, 1 ईबी बराबर 1024 पीबी। उसके बाद जेटाबाइट यानी जेडबी, 1 जेडबी बराबर 1024 ईबी। ईबी को हम एक्साबाइट के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में योटाबाइट, 1 योटाबाइट बराबर 1024 ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट इज ए highly memory measurement unit software in unit measurement। जो ब्रोंटोबाइट है वो मेमोरी यूनिट का सबसे बड़ा भाग होता है। तो इस तरह से ये यूनिट्स की बात हुई। यूनिट्स में भी कुछ, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। टाइप ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी को भी हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो तरह से जानते हैं। देखिए, मेमोरी को हम इस तरह से जानते हैं, मेमोरी कंप्यूटर का वह सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी स्थिर मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने पर या बिजली के जाने पर मिट जाता है। प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, देखिए प्राइमरी मेमोरी के अंदर इसी तरह के यूनिट जो आते हैं रैम और रोम। तो रैम और रोम के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए अपडेट्स को पाने के लिए, जैसे कि हम आने वाले टाइम में कुछ अकाउंटिंग की, टैली की इत्यादि कंप्यूटर में जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में, जो कि अभी
2020 में कंप्यूटर जनरेशन में न्यू प्रोसेसर आया है, तो उनकी नॉलेज के बारे में और भी कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस और इन सभी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को तुरंत से दबा लीजिए। और अब आगे हम ध्यान देते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम। तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित यानी स्टोरेज डाटा मिट जाता है। इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB एक्सेट्रा। रोम जो होता है तो रोम को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यह स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। यह मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से हमारी ये मेमोरी यूनिट हुई। इसके बाद हम ALU की बात कर लेते हैं। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। सीपीयू में होने वाली अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई संबंधित गतिविधियों पर अपना नियंत्रण रखने वाली इकाई को ALU कहते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब ALU को हमने आपको बता दिया और अब आते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में। तो वैसे तो मैं इनको अलग अलग वीडियोस में डिफाइन कर सकता था, बट छोटा छोटा मैटर अलग अलग वीडियोस में करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जिन बच्चों को इन क्लासेस को पहुंचाना चाह रहे हैं, जिन्हें हम इस नॉलेज को देना चाह रहे हैं, शायद ही ये उन तक पहुंच पाए। और अगर पहुंचे तो आप हमें कमेंट करके तुरंत से बता दीजिए कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुली रहा है। तो आइए हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की हुई थी 1940 से 1956। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया है। इसमें ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती थी। इनकी स्पीड भी बहुत कम थी। साथ ही यह कंप्यूटर बहुत सारा आकार घेरते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जो चली थी 1940 से 1956। सेकंड जनरेशन है जिसे हम दूसरी पीढ़ी कहेंगे 1956 से 1963। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जिससे इनका आकार थोड़ा छोटा हो गया। गणना करने की स्पीड भी तीव्र हो गई। ये हमारी दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। और तीसरी पीढ़ी की हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन 1964 से 1971। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण होने से कंप्यूटर में इनका उपयोग किया जाने लगा। इनकी गति माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड तक की थी, जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा संभव हो सका। फोर्थ जनरेशन जिसे हम चतुर्थ पीढ़ी कहेंगे कंप्यूटर की दुनिया में चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 1965। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन यानी कि पांचवी पीढ़ी, जो हम वर्तमान समय को कहते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन कंप्यूटर्स को हम आज के समय में देख रहे हैं, इनमें i3, i5, i7 के प्रोसेसर आते हैं। वहीं अब i9 के प्रोसेसर भी कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं ताकि कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बहुत तेज किया जा सके। जैसे कि लॉकडाउन के समय में काम को करने के लिए कंप्यूटर्स का ऑनलाइन काम करना को बढ़ावा दिया गया है, तो जब कंप्यूटर्स की स्पीड ही कम रहेगी तो हम कंप्यूटर से ज़्यादा काम करवाने की आशा कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए इसको देखते हुए इंटेल कंपनी ने i3, i5, i7 इसके बाद में i9 का प्रोसेसर भी लॉन्च कर दिया है। इसी के बाद में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुली लगा होगा, तो तुरंत इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले न्यू अपडेट्स आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों।